हाय स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चैप्टर टोटली डिपेंड्स ऑन लिमिट। अगर आपको लिमिट आता है तो आपको कंटिन्यूटी आता है, अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो आपको कंटिन्यूटी नहीं आता है। मैं आपके सामने 6 तरीके के ग्राफ बनाऊंगा। कितने? 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। उस उन 6 टाइप के ग्राफ से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी का असल में मतलब क्या होता है डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये फर्स्ट 2 ग्राफ्स बनाए हैं, आप वो बनाइए। फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। सॉरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग देख लेना। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। अब देखिए, पहले और दूसरे ग्राफ में ना आपको मैं सिर्फ एक चर्चा करके बताऊंगा कि देखिएगा क्या पहला ग्राफ। सबकी नजर स्क्रीन पे प्लीज देखिए। पहले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ए पर फंक्शन टूट रहा है या फिर बिना टूटे चल रहा है, निरंतरता से चल रहा है। जैसा कि तेजस ने बताया कि हिंदी में लिमिट ये कंटिन्यूटी को निरंतरता बोलते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको सततता भी कहा जाता है हिंदी के चैप्टर्स में। मतलब हिंदी मीडियम में जो भी पढ़ा होगा उसको पता होगा, या फिर मतलब जिसने भी कभी भी सुनेगा अगर फ्यूचर में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक है ना। हमारे समय ऐसा आईआईटी का पेपर क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में आता था। मतलब एक समय एक इधर इंग्लिश एक इधर इंग्लिश। कई बार हम ऐसा भी चीट कोड यूज करते थे कि भाई हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर उसको हिंदी में पढ़, मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आया तो एक बार हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ के देख लेते थे कि क्या पता ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि हाई फाई इंग्लिश आ जाती, समझ में नहीं आता है। तो वहां पे आपको सततता जैसा कुछ वर्ड दिख सकता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर अगर अपन देखेंगे तो फंक्शन यहाँ पे टूट रहा है क्या? नहीं। अगर टूट नहीं रहा है तो अपन सिर्फ देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरे ग्राफ में देखते हैं। दूसरे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन टूट रहा है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर देखो यहाँ पे फंक्शन पे गड्ढा कर दिया है, ग्राफ पे गड्ढा कर दिया है मैंने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया है। अच्छा, तो अभी आपको मैं अगर कुछ ना, मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं आपको सीधे बोल देता हूँ कि ग्राफ नंबर 1 कंटिन्यूस और नॉट, आप बोलोगे यस इट इज कंटिन्यूस बिकॉज यहाँ पे टूट फूट नहीं रहा है। अच्छा, कंटिन्यूटी कहाँ पर? किसी पॉइंट पर, राइट। तो अपन एक्स इज इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी अपन पॉइंट पर ही बात करते हैं, किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं कि एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अच्छा, ग्राफ नंबर 2 कंटिन्यूस और नॉट, नहीं नहीं, बेचारा अच्छा जा रहा था लेकिन इस पॉइंट पर एकदम से गड्ढा आ गया तो टूट गया। टूट गया ना। और अगर टूट गया तो इट इज नॉट कंटिन्यूस। इसी तरह से अपने पास और भी ग्राफ्स है, 3, 4 एंड 5, 6। ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आराम से आप पॉज करके पहले ड्रॉ कर लीजिए, वरना मैं आपको अभी लाइव लेक्चर में पूरा टाइम दूंगा लिखने का। ठीक है। तो अब पहले दूसरे ग्राफ की अपन बात करते हैं। अच्छा, अब मैं है ना, मैं इंटरेस्टिंगली ये पहले ग्राफ में और दूसरे ग्राफ में कुछ देखना चाह रहा हूं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ग्राफ नंबर 1 में एक्स टेंडिंग ए पर लिमिट क्या आएगी फंक्शन की? कैन यू टेल मी कि ए पर लिमिट क्या आएगी फंक्शन की? अपन क्या देखते हैं लिमिट्स के लिए? बेटे लिमिट्स के लिए क्या देखते हैं आप? लिमिट्स के लिए आप देखते हो कि ए के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या चल रहा है। तो ए के जस्ट पहले आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 अगेन। और ए के बाद भी आपको क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। गेटिंग द आइडिया? अच्छा, तो आप बोल दोगे सीधे कि हाँ भाई लिमिट्स, द वैल्यू ऑफ लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू ए इज 2। लिमिट मतलब एलएचएल भी 2 है और आरएचएल भी 2 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए पर लिमिट का वैल्यू तो 2 है, ए पर लिमिट का वैल्यू तो 2 है, ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए कितना है? अभी तक अपन ने, बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। अभी तक अपन ने ये कभी डिस्कस नहीं करा था कि एक पॉइंट ए पर क्या चल रहा था, है ना। हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं करा था कि पॉइंट ए पर क्या हो रहा था, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे लिमिट चैप्टर में कि पड़ोसियों में क्या हो रहा है, पॉइंट ए के अगल बगल में क्या हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर भी डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। और फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अंधे थोड़ी, हमको दिखाई दे रहा है। पॉइंट ए डालोगे तो आंसर 2 आएगा, जाहिर सी बात है ना। अच्छा, बड़ा आसान चैप्टर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में सबके आएगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड हो। स्टेट मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है, और जेई में तो आना ही आना है। जो लिमिट चैप्टर है वो नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये लिमिट्स का अच्छा खासा हैवी एप्लीकेशन है। तो अब आपको लिमिट चैप्टर भी डायरेक्टली आएगा, है ना। तो मेरी बातें आप ध्यान से सुनना। मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व करा
कि फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी लिमिट के बराबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का वैल्यू क्या बेटा, 2। मतलब ए के लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड में आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एग्जैक्ट ए पर आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, फिर से एक बार मैं आपको ये चीज जूम करके बताता हूँ। देखिए इधर, ये एकदम मिलियन डॉलर कंसेप्ट है। अगर आपने ये सुन लिया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ए के लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या रहा है, 2, राइट हैंड साइड पे आंसर क्या रहा है, 2, और एग्जैक्ट ए पर क्या रहा है, 2। मतलब ये तीनों डॉट्स जो होते हैं ना, वो तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म, एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब किसी पॉइंट पर अगर लेफ्ट पड़ोसी, राइट पड़ोसी और एग्जैक्ट वो वाला पॉइंट, अभी तक अपन ये एक्स इज इक्वल टू ए पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब दिखाएंगे। अब ए पॉइंट पर भी जो वैल्यू आ रहा है, मतलब ये तीनों डॉट्स सेम होने चाहिए, इन तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर इन तीनों का वैल्यू सेम हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं इसको डेफिनेशन बना के लिखवा दूंगा, पहले आप मेरी डेफिनेशन को मेंटली याद करके रखिए। क्या आपके ब्रेन में इतनी मेमोरी है कि आप इतनी डेफिनेशन याद करके रख सकते हैं? पॉइंट ए पर लेफ्ट पड़ोसी, राइट पड़ोसी और एग्जैक्ट पॉइंट ए, मतलब बीच वाला पॉइंट, इन तीनों पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मतलब अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ऐसा अपने को ग्राफ से आइडिया लग रहा है और ऐसा ही होता है। अब अपन इसी डेफिनेशन को सारे ग्राफ में लगा कर देखेंगे। ग्राफ नंबर 2 में आ जाइए। ग्राफ नंबर 2 में आएंगे अगर आप, तो यू कैन क्लियरली सी। क्या आप मुझे आंसर करेंगे पक्का? चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ए के लेफ्ट हैंड साइड पर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, बताइए जल्दी से। 2। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, अगेन 2। और चलिए एल एच एल आर एच एल बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस और नो? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। भाई लिमिट के लिए अपन बीच वाला पॉइंट थोड़ी देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एल एच एल इज इक्वल टू 2, आर एच एल इज इक्वल टू 2। सो इट गिव्स अस एन आइडिया दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब लिमिट के एग्जिस्ट करने के बावजूद भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो आ रही है ए पर, उसका वैल्यू भी 2 होना चाहिए था, लेकिन वो 2 नहीं है। क्या कोई मुझे बताएगा कि एफ ऑफ ए कितना है? ए पर आंसर कितना आ रहा है अपने पास? 3। 3 आ रहा है। तो ए पर आंसर 2 आता अगर ग्राफ नंबर 1 की तरह, तो आप बोल देते कि फंक्शन कंटिन्यूस है। बट एफ ऑफ ए यहाँ पे 3 आ रहा है ना? तो और फंक्शन दिख भी रहा है अपने को, विजिबली डिसकंटिन्यूस है। तो अपन लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और उसका रीजन मैं आपको एक सिंपल से स्टेटमेंट में समझाऊंगा, कोई सस्पेंस की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनना है ना, एल एच एल, आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। बात समझ में आ रही? एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल एंड दीज टू शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। यस और नो? खत्म, बस इतना ही चैप्टर है अपना। अब है ना, आपसे मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा कि अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यस और नो? फॉल्स है ना? लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि पड़ोसी वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला पॉइंट, बस ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लिमिट में क्या होता है, बीच वाले पॉइंट को नहीं देखते अपन। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करना इस बात की गारंटी नहीं होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शनल वैल्यू लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट इट इज नॉट दी ओनली रिक्वायरमेंट। ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आपको फंक्शनल वैल्यू भी देखना है, वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है लिमिट, तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो इसको अपन है ना डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, और फिर बाकी के बचे हुए चारों ग्राफ्स अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कम डाउन, थोड़ी सी जगह छोड़ देना आप, है ना, क्योंकि ये 4 ग्राफ और बनेंगे। अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई विल राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिससे आपका चैप्टर चालू होते ही खत्म हो जाएगा। मतलब इतना ही है चैप्टर में, फिर आपको बस हर क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई करनी है। तो फिर घूम फिरा के वही लिमिट के क्वेश्चंस अपने को फिर से सॉल्व करना है, जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं। तो लिखिए मैथमेटिकल
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है ना? लिखिए मेरे साथ साथ, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जो मैंने आपको समझाया उसी को मैं अंग्रेजी में लिखने वाला हूं। लिखिए अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous at point x is equal to a if and only if, I डबल एफ वाला है देखो इधर प्लीज, if and only if limit of function at x tending to a is equal to, क्या लिखेंगे बताइए? a पर जो लिमिट आ रही है वो f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए और दोनों की दोनों फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। देखो यार इक्वेट कर रहे हो तो फाइनाइट ही होगा, ऐसा मत कर देना कि सर लिमिट भी इन्फिनिटी आ रही है, एफ ऑफ ए भी इन्फिनिटी आ रहा है, देखो दोनों बराबर हो गए। प्लीज डोंट कमिट दिस मिस्टेक, अभी अपन इतने छोटे नहीं है कि ये सब सोचेंगे, ठीक है? कुल मिलाकर कि ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस या ए माइनस ऑफ कोर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है? तो अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसा हुआ तो वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट इट implies दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है? प्लीज राइट डाउन। अब अपन बाकी के ग्राफ्स को एनालाइज करके देखते हैं। कम बैक। लिख लिया ना आप लोगों ने कि और टाइम चाहिए? बता देना, नहीं लिखा हो तो मुझे बता देना। ओके सो कम बैक, ग्राफ नंबर 3 देखा जाए। ग्राफ नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 3 है। तो पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया? 2। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया देखो ना, अरे यार ए पर थोड़ा सा भी पीछे जाओगे अगर आप तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? तो राइट हैंड लिमिट 3 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो है ना, सुनो मेरी बात प्लीज, हर कोई आगे देखिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर आपको डायरेक्ट बोल देना है कि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब साफ साफ ये इस बात का इंडिकेशन है कि फंक्शन टूट गया है, ग्राफ टूट गया है। देखिए आप ध्यान से ग्राफ को, ए के पहले ए के पहले ये ग्राफ 2 की ओर इशारा कर रहा है, ए के बाद ये ग्राफ 3 की ओर इशारा कर रहा है, मतलब ये ए पर ग्राफ डेफिनेटली ब्रेक हो चुका है। ए के लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ थोड़ा नीचे है और ए के राइट हैंड साइड ग्राफ थोड़ा ऊपर रहा होगा। एक ही पॉइंट पर ऊपर नीचे हो गया, मतलब वहां से वो कट से एकदम टूट चुका है, इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप डायरेक्टली बिना कुछ चेक करे, बिना कुछ आगे कैलकुलेशन करे बोल सकते हो कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हाँ ऑफ कोर्स अगर आप एफ ऑफ ए की बात मेरे से करना चाहोगे तो वो भी नॉट डिफाइंड है, ए पर अपन चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कायदे से करना चाहिए, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्यों चेक करें? डायरेक्टली आप बोल दीजिए कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना?
अरे बड़ा आसान है, सच में बड़ा आसान है। अगला ग्राफ देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 होगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? अगेन 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको ये सब रीड करते आता, अपने लिमिट्स में जितने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उतना ज्यादा अच्छे से आपको कंटिन्यूटी समझ में आता जाएगा। देखिए ए के थोड़े से आगे देखेंगे तो भी आंसर 2 आ रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस और नो? यस, लिमिट इज एग्जिस्टिंग। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अपन अब ए पर जाके एक और चेक करेंगे कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, अब ए पर क्या चल रहा है वो भी तो देखें। तो यहाँ पर बताइए कोई मुझे, एफ ऑफ ए क्या आएगा? व्हाट इज एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए अपन ने देखा तो गड्ढा है। गड्ढा मतलब उस पॉइंट पर पता नहीं क्या है। सो वी नो दैट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ए पर कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल इट इज नथिंग। तो अगर एलएचएल और आरएचएल बराबर है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन क्या एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए के बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। वैसे तो डायरेक्ट ग्राफ देखकर आप बोल सकते थे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन मैथमेटिकली अपन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, काफी आसान आसान चीजें हैं ये सब। ठीक है, अगले ग्राफ पे आ जाइए। ये लिख लो पहले ना प्लीज। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में आप सोच के रखिए थोड़ा सा। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। बताइए मुझे कि ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, एक मिनट, लेट मी चेंज द इरेजर। यस, देखो बेटा इधर, पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? ये थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का। देखो ऊपर वाले ग्राफ में और नीचे वाले ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ए पर दोनों पर हॉलो सर्कल था, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर इधर एक डार्क सर्कल है, तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, नॉट डिफाइंड थी। ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी चलो अपन ने कर लिया। इधर बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 2 के बराबर। दिख रहा है? अगर स्क्रीन पे देखोगे तो ही समझ में आएगा ना। हाँ, तो ए के पहले आंसर 2 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, और ए के बाद आंसर क्या आ रहा है? देखते हैं, ए के बाद आंसर ऑलमोस्ट 3 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट तो अपने पास 3 आ रहा है। तो एल एच एल आर एच एल बराबर है क्या? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं, लिमिट डी एन ई। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बात ही खत्म हो गई, खत्म, डिसकंटिन्यूस। लिखिए डिसकंटिन्यूस। फंक्शनल वैल्यू चेक करना मैंने जरूरी नहीं समझा। अगर आप मेरे पीछे पड़ जाओगे कि नहीं नहीं सर फंक्शनल वैल्यू भी चेक कर लो ना, अरे भाई जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शनल वैल्यू की क्या है? लेकिन आप पीछे ही पड़ गए तो मैं लिख के बता दूंगा कि एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का आंसर कितना आएगा बताइए मुझे। एफ ऑफ ए कितना आएगा? ये डार्क सर्कल, डार्क सर्कल मतलब 3। ओके, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? इधर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, बस पहली बात मुझे ये बताइए कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला ग्राफ जो है, इज इट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि हम आंख के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ इधर टूटा हुआ है, लेकिन ना थोड़ा अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। आप इसमें मेरे को लिमिट बताना चाहेंगे, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्सटेंडिंग टू ए, डी नहीं आ जाएगा डायरेक्टली, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई हमारी क्लास में ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको ऐसा लग रहा होगा कि यार ए के पहले भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, ए के बाद भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। प्लीज, अभी वो समय जा चुका है ना इस तरीके की हरकतें करने का। अभी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो मैं एल एच एल आर एच एल तो लिख ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। और एफ ऑफ ए भी नॉट डिफाइंड है यहाँ पे, क्योंकि ए पर अगर आप देखो, पॉइंट ए पर पॉइंट ढूंढने जाओगे ना तो यहाँ पर आपको हवा मिलेगी, एकदम हवा, कुछ नहीं मिलने वाला, ऊपर तक चलते चले जाओगे। तो क्लियरली द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो अपन ने यहाँ से एक ही चीज सीखी है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए सिर्फ ग्राफ नंबर 1 आइडियल रहेगा। ओनली ग्राफ नंबर 1 इज आइडियल फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। मतलब ये तीनों डॉट्स जो आ रहे हैं ना, ये 3 डॉट्स, ये 3 विकेट जो है, ये तीनों विकेट बराबर होने चाहिए। ठीक है, दीज 3 डॉट्स शुड बी इक्वल। मतलब 3 डॉट्स का मतलब क्या है? 3 डॉट्स का मतलब है कि एल एच एल, देखो इधर एल एच एल फंक्शनल वैल्यू
एंड RHL, ये तीनों बराबर होना चाहिए। मतलब LHL RHL बराबर होना चाहिए, मतलब LHL RHL बराबर है तो लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, सो आई होप वी आर गुड टू गो नाउ। यहाँ तक अपने को अगर समझ में आता है तो अपन बड़े कंफर्टेबली पूरा चैप्टर आराम से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ड्राइंग कर लो पहले, बड़ी खूबसूरत ड्राइंग है सारी की सारी, फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस कराता हूँ बिना समय वेस्ट करे। ओके, तो डेफिनेशन अपने को क्लियर हो गई, किसी को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए डेफिनेशन में। कोई मुझसे कभी फ्यूचर में नहीं बोलेगा कि सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, जो समझा दिया वो फाइनल है, कह दिया बस कह दिया वाली बात है ना। ओके, चलो, तो फिर अब किस बात का इंतजार है ना, स्टार्ट करते हैं। सर 1 मिनट फोटोग्राफ दिखाओ ना। फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन के सामने ही तो है। अच्छा, हाँ ये वाला, यहाँ पर गड्ढा है इस पॉइंट पे। अच्छा, एक्चुअली मैंने आपको ये ग्राफ क्यों बताया, मैंने आपको ये ग्राफ्स क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना बोल देता कि ग्राफ टूटा है तो डिसकंटिन्यूस तो भी काम हो जाता, और फिर सीधे लिमिट वाली डेफिनेशन दे देता। ये इसीलिए बताया है क्योंकि इन 6 ग्राफ से अपन और भी आगे डेफिनेशंस देखेंगे, जिसको अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल हो जाता है क्वेश्चन। थ्योरेटिकल समझते हैं आप, जिसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई है, टाइप का नाम बताइए, तो वो थोड़ा सा नामकरण करना पड़ेगा अपने को आगे जाके। ठीक है, चलिए, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। लिखिए भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर में कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये वो वाला चैप्टर है जिसमें मैं आपको RD शर्मा भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, एंड यू विल एंजॉय इट। आपको सब फटाफट जल्दी जल्दी आ जाएगा अगर आपको लिमिट्स आती है तो। ठीक है, कल का दिन अपना फिर से डिस्कशन वाला दिन रहेगा, तो अपन मॉड्यूल एंड सिंगेज दोनों डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा अपने से। फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्चुअली सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग इसी तरह के होते हैं। आपको एक फंक्शन दे देगा और फंक्शन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, फिर आपको ये बोल देगा कि के का वैल्यू निकालिए इस कदर कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाए एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। बताइए, अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होना है फंक्शन को, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर जो लिमिट है और जीरो पर जो वैल्यू है मतलब एफ ऑफ जीरो, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो एफ ऑफ जीरो तो अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली पता है, बताइए एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है ग्राफ से देखकर, एनीवन, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है। के आएगा, क्योंकि जीरो डालने पे आंसर के आ रहा है, ऐसा लिखा है ना साफ साफ। ये फंक्शन को समझो आप, इसका मतलब ये है कि जब आप एक्स पे इनपुट जब आप जीरो डालोगे तो आउटपुट आपका के आएगा, वही निकालना है अपने को के क्या है। और अगर आप इनपुट जीरो के अलावा कुछ भी डालोगे, मतलब नॉन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, जीरो से हटकर कुछ भी रहेगा, तो आंसर आपका ये उठपटांग से कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा, तो लिमिट निकाल लेते हैं अपन फंक्शन की, मतलब ये वैल्यू के बराबर, तो लिमिट का आंसर निकाल देते, जो लिमिट का आंसर आएगा वो के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो लेट अस फाइंड द लिमिट, नाउ कैलकुलेटिंग लिमिट। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी स्टाइल में लिखते हैं, नाउ कैलकुलेटिंग लिमिट्स। ठीक, लिमिट्स नहीं लिमिट,
हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, कॉट एक्स की कॉस एक्स की पावर में कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की पावर में कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, आपका आंसर आया है अमर, लेकिन मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से सही है, आई एम 99% श्योर कि सही है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जीरो पर लिमिट निकालना है अपने को, तो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एनीवन, व्हिच इंडिटरमिनेट फॉर्म इज दिस? 1 to the power infinity. 1 टू द पावर इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। 1 टू द पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करते थे, व्हाट इज द प्रोसेस? ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या करते थे, बताइए जल्दी से, फटाफट बोल के बताइए कि एफ एक्स की पावर जी एक्स होता g था। of x into f of x minus 1. यस, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो जी ऑफ एक्स ऊपर वाला, एफ ऑफ एक्स नीचे वाला, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस वन। यस और नो? बस अब यहाँ से अपना सॉल्व हो जाएगा, 1/√t आया ना। हाँ ठीक है, आपका आंसर भी सही है अद्वैत, ठीक है, आप दोनों के आंसर सही है। लेट अस फिनिश इट अप। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, चलेगा? और ये cos x को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी cos x माइनस वन को 1 माइनस कॉस एक्स, एक माइनस साइन बाहर दे दिया। अब बताइए किसको किसकी डिमांड है, फटाफट उनकी डिमांड जो है फुलफिल करी जाए। तो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स को अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी इसकी डिमांड है एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन ने एक्स स्क्वायर दिया, और एक्स स्क्वायर दिया है तो लेना भी पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर लिया। ठीक है, अच्छा जो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर दिया है इसको यहीं पे ले लेते ना, सोचो चलेगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो साइन स्क्वायर एक्स को अल्टीमेटली वो वाले एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हाफ, इसको हटा दो। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा 1। ओके, तो व्हाट आई कैन राइट, ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या लिखा था मैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना, हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और एक माइनस साइन भी आएगा। तो मेरा आंसर आ चुका है लगभग, ये वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर, और कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कॉस जीरो भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये तो बॉक्स मटेरियल है, ये तो बॉक्स मटेरियल है ना, तो 1 इंटू वन, और एक हाफ यहाँ पर ऑलरेडी है, तो उसको भूल मत जाना है ना, तो ई की पावर में माइनस हाफ, दिस शुड बी योर आंसर। तो के का वैल्यू ई की पावर में माइनस हाफ के बराबर में होना चाहिए। आपके पास चारों ऑप्शन जो है अवेलेबल होंगे, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शंस देना भी सही नहीं समझा। नॉन स्टॉप क्वेश्चन करेंगे ना, बिना टाइम वेस्ट करें। अगला क्वेश्चन किया जाए। सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखना मेरे साथ, एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर x इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो इट इज लैम्डा, फाइंड लैम्डा if f of x is continuous at x is equal to जीरो। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे ना जो भाई लिमिट सर बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, बट है, आप देख रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में ही पूरी तरह से है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी से ही सॉल्व करने हैं। चलिए सॉल्व करिए। ओके, आ चुके, काफी आंसर आ चुके। कंटिन्यूटी कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए यार, मेरा टारगेट है कि मैं इसको 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दूं। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होते ही
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी मतलब डिफरेंशिएशन, है ना, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एमओडी खत्म होके एओडी, और एओडी खत्म हो गया तो आपका सिलेबस टर्म 1 का खत्म हो जाएगा, बट अपना नॉर्मल स्पीड से अपन चलते रहेंगे फॉर टर्म 2 एज वेल। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। -12 आपके आंसर आ रहा है, विच इज करेक्ट। तो देखिए क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 पर जो लिमिट होनी चाहिए वो 0 पर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, मतलब लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। तो 0 पर लिमिट का वैल्यू निकाल देता हूं मैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या दिया हुआ है, देखिए x² + 3x - 1, डराने के लिए दिया हुआ है सिर्फ। यहाँ पर अगर आप देखो इधर प्लीज, हर कोई यहाँ पे 0 डाल भी दोगे ना तो भी -1 आ रहा है, फाइनाइट। तो ये बॉक्स मटेरियल है, इसका आंसर -1 आएगा, इसको बॉक्स में कैद करके रख दो। ठीक है, tan x अपॉन x² + 2x, ये जो x² + 2x लिखा हुआ है, चलो इसको रहने दो यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहूंगा पता है, मैं नीचे x² + 2x में से एक x कॉमन ले लूंगा, एक x कॉमन ले लूंगा, तो x ये tan x को चढ़ा देंगे अपन दान में, तो x + 2 आ जाएगा अंदर, x × x + 2। चेक करो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अरे x² + 2x में से एक x बाहर आ जाएगा ना, तो x × x + 2 बचेगा अंदर। सही है, ध्यान से समझ रहे हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ना बोर्ड एग्जाम में ना जेई में। ये सब फ्री के नंबर है भाई, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचा देगा, इनको बहुत अच्छे से समझो आप। tan x/x 1, क्योंकि ये अगर आपको आता है तो आप गलत कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, लिमिट्स के, कंटिन्यूटी के, डेरिवेबिलिटी के, सब आसान ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये तो 1 हो जाएगा। और ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं, क्या आप फैक्टराइज कर सकते हो? मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिनसे आ रहा था वो लोग कट चुके आपस में। अब ऊपर अगर आप 0 डालोगे तो 0 + 0 -1, ये तो -1 हो जाएगा। अरे डाल के देखो, यहाँ 0 डालोगे, 0 + 2, ये तो 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, -12। तो खत्म, लैम्डा इज इक्वल टू -12। लिखा आप लोगों ने? देखिए भाई, सब बेहद आसान है, बस अपने को समझना है कि क्या चल रहा है, क्वेश्चन किस टाइप के चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, लेट f of x इज इक्वल टू a + 3 cos x अपॉन x² फॉर x < 0 और b tan x पाई अपॉन ब्रैकेट ऑफ x + 3, ये GIF है ना, दिस इज GIF। दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बोला गया है हमें कि इफ f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये चैप्टर में मेरा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन लिमिट में दे दिया है। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देन फाइंड a एंड b वेयर दिस ब्रैकेट इज GIF। ओके, कर लोगे क्या? क्या बात कर रहे हो, खुद से कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो करो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, अब ये फंक्शन ना थोड़ा सा अलग टाइप का। देखो यहाँ पे x < 0, देखो x < 0 दिया हुआ है, x < 0 दिया हुआ है, और यहीं पर x = 0 भी दे रखा है, इधर ही दे रखा है। तो =0 पर और < 0 पर, दोनों पर सेम चीज अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको LHL RHL का फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है। तो 0 से छोटे के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और 0 से बड़े के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो टोटली अप टू यू,
प्लीज करें इसको सॉल्व खुद से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस या जीरो माइनस, जीरो माइनस। अच्छा जीरो माइनस पे कौन सी ब्रांच फॉलो करेंगे अपन, ऊपर वाली या नीचे वाली, या लेस देन जीरो, है ना, मतलब ऊपर वाली। ऊपर वाली ब्रांच में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 3 टाइम्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, सही है ना। ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पे आप मुझे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, नीचे आ गया जीरो और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए, तो ए ही रहेगा, और 3 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 अपॉन जीरो। अब यार सुनो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस है ना, फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होगा। नहीं सुना आपने, मैंने क्या कहा, फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करके फाइनाइट होना चाहिए, और लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होने के लिए ये ऊपर जो a+3 है, ऊपर जो a+3 है इसको जीरो होना पड़ेगा। सोच कर देखिए क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ, ये फाइनाइट हो गया, मान लो ये जैसे कि 5 हो गया, तो नीचे एक जीरो बैठा हुआ है, ओवरऑल आंसर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, आंसर आपको फाइनाइट चाहिए। तो इट क्लियरली इंप्लाइज दैट a+3 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब आपका a का वैल्यू तो चलो आ गया है -3 के बराबर, बड़े आसानी से। समझ में आ रहा है, एकदम बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। तो a का वैल्यू तो -3 आ चुका है, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट a शुड बी इक्वल टू -3। अब अगर a का वैल्यू -3 है, नाउ सिंस वी नो a, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो लिखिए नाउ एनसीईआरटी स्टाइल में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, तो a की जगह -3 रखा मैंने, प्लस 3 cos x। अच्छा आपके आंसर मैंने रीड कर लिया है बट अभी रिप्लाई नहीं करा है, करूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दे। ओके आदित्य, आपका आंसर सही आया है, बट बी का वैल्यू अभी भी बचा है, तो वो करें। देखिए भाई 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, -3 कॉमन ले लो, चलो हटाओ, -3 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। सोच कर देखो, -3 पूरा कॉमन आ गया ना, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा बीच में, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के बराबर, और आपका आंसर -3 इंटू हाफ मतलब -3/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -3/2, तो वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का भी आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का भी वही वैल्यू आना चाहिए। -√3/2 आ रहा है बी का वैल्यू आदित्य का। ओके करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। देखिए भाई राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और क्या चल रहा है यहाँ पे, बी इंटू tan ऑफ, क्या लिखा है, पाई अपॉन x+3 का ब्रैकेट। अच्छा x+3 की जगह में 0+h रख दूं क्या, h+3 का GIF, किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। और ये जो राइट हैंड लिमिट है, ये दिस शुड बी इक्वल टू -3/2, बताइए यस और नो, दिस शुड बी इक्वल टू -3/2। सोचकर देखो भाई, जो LHL है वही RHL के बराबर में होना चाहिए, है ना। और ये राइट हैंड लिमिट जो आएगी वही फंक्शनल वैल्यू भी आएगी, ठीक है। अच्छा तो बी tan, अब बताइए 3+h मतलब 3.0000001, और मतलब 3.00000 बहुत सारे जीरो और वन का GIF कितना आएगा, 3 आएगा, तो tan ऑफ π/3 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो b टाइम्स tan 60 डिग्री सर कितना होता है, बी tan x था ना, बी tan x पाई डिवाइडेड बाय x+3 है सर। अरे नहीं 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 यार, सॉरी, वो गलती से x आ गया था ना, थैंक्स, यहाँ पे पाई नहीं, x नहीं रहेगा, जस्ट इतना ही है, जस्ट इतना ही है ना, ठीक है। tan 60 हो जाएगा यहाँ पे √3, वहाँ पे क्वेश्चन प्लीज करेक्ट कर लेना,
मेरी मिस्टेक है, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है, बट नथिंग चेंजेस, अभी भी अपना कैलकुलेशन सेम रहेगा। ये √3 और 3 कट जाएगा √3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा बी का -√3/2। तो फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट एंड फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, ए का वैल्यू कितना होना चाहिए -3 एंड बी का वैल्यू होना चाहिए -√3/2, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई रुकना है ही नहीं अपने को, थ्योरी तो अपनी ऑलमोस्ट बची है, काफी थ्योरी अपनी बची है, ऐसा नहीं है, बट major portion of theory we have already done. Now we'll do one more question. One minus cos 4x upon x square for x less than 0, ठीक है। For x equal to 0, this is equal to a, and for x greater than 0, this is equal to √x upon under root of 16 plus under root of x. Yes. अच्छा क्वेश्चन पूरा तो लिखो यार, क्या कर रहे हो। हाँ भाई पूरा क्वेश्चन लिखिए, आपको बोला है वही चीज घिसी-पिटी, फाइंड f of 0 और ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल, so that f of x becomes continuous at x is equal to 0, ठीक है। काफी दिनों से अपने क्विज रुके हुए हैं, तो क्विज चालू किया जाए, क्या बोलते हो, है ना। तो अपन क्विजेस जो है वो चालू करेंगे धीरे धीरे, एंड मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा कि कौन कौन से होंगे। ओके, तो क्या करना है आपको, आंसर तो दे रहे हो आप सब, 8 8 8, सबका आंसर 8 आ रहा है, 8 है क्या, हाँ 8 सही है, ए का वैल्यू 8 आएगा, सबका ही आंसर आ रहा है, तो आई थिंक करेक्ट ही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब एक्स लेस देन जीरो, मतलब ये वाला ग्राफ आपका चलेगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शनल का ग्राफ, ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, ब्रांच, वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, ब्रांच चलेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 4x है क्या, कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, मेरे को अच्छे से पता है कि नीचे किसकी जरूरत है, 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर, तो एक 16 की जरूरत है नीचे, तो मैंने 16 दिया और 16 लिया, ठीक है। और फिर ये वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, हाफ, तो आपका 16 इंटू हाफ आंसर आ जाएगा 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 8। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस फॉर फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन फॉर राइट हैंड लिमिट। तो देखिए अंडर रूट दिख रहे हैं बहुत सारे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि रैशनलाइज करना ही है, हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि अब आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो 16 प्लस √x -4, ठीक है। क्या करूं मैं, अंडर रूट ऑफ 16
प्लस रूट एक्स प्लस 4, इसी के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4, चलेगा? अच्छा, क्यों रैशनलाइज करा है भाई? इतना तो सीख लिया अपन ने कि रैशनलाइज करने से ही फायदा होता है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा अंडर रूट एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अच्छा, ये तो बॉक्स मटेरियल है, इसका आंसर ना फाइनाइट होगा, आई एम वेरी वेरी सर्टेन, क्योंकि जीरो डालोगे यहाँ पे, देखो इधर, हाँ यहाँ जीरो डालोगे कितना आ जाएगा, √16, √16 कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। तो क्या मैं इस बॉक्स का अंदर, बॉक्स का आंसर अभी से 8 लिख दूं? ये तो 8 आने वाला है, बॉक्स मटेरियल है, तो 8 रूट एक्स अपॉन, ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है? तो a स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ये, अच्छा 16 और 16 इतना आसान कैसे हो सकता है? तो ये 8 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, अब ये रूट एक्स भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 8 के बराबर। तो LHL और RHL दोनों 8 आ रहे हैं, तो लिमिट तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल का मतलब वही होता है, मान लो कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या बोलते कि f(0) ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी f(0) क्या है, a के बराबर, तो LHL is equal to RHL is equal to 8 and this should be equal to f(0), ठीक है? तो f(0) should be equal to 8। f(0) क्या है बेटा, a के बराबर, तो a का वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए, लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब मैं आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगा आप अनम्यूट करके आंसर बताएंगे, सोच समझ के बताएंगे, ठीक है? बिना सोचे नहीं बताना है, तो सारे लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, अच्छा बताइए मुझे, मान लो आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है ना, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो आपको आके बोलता है, ध्यान से सुनना है ना, वो आपको आपको आके बोलता है कि एक फंक्शन है उसका ग्राफ, ग्राफ नहीं, चलो हाँ चलो ऐसे बोल देता है कि उसका ग्राफ कंटिन्यूस है, लिखना मत है ना। वो लड़के ने आके बोला कि उसका ग्राफ कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर ग्राफ कंटिन्यूस है। तो क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इज ही करेक्ट और रॉन्ग? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? वो कह रहा है कि ग्राफ कंटिन्यूस है ए पर और कंटिन्यूस है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सोच के बताइएगा। ट्रू है, किसी को ऐसा लगता है फॉल्स आएगा इसका आंसर? ठीक है, सब टाइप कर रहे हैं ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, अच्छी बात है। फिर से सुनना है ना, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो कंटिन्यूस है मतलब डेफिनेटली उसका LHL और RHL तो बराबर होगा ही होगा, और साथ ही साथ फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी। हालांकि अपने को लिमिट्स में सिर्फ और सिर्फ LHL और RHL से काम हो जाता है, अगर LHL RHL बराबर है तो हमारा काम हो जाता है। फंक्शनल वैल्यू का इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता लिमिट चैप्टर में, वो तो अपन कंटिन्यूटी में देखते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब दैट स्टूडेंट इज ट्रू, और ये वाली बात बहुत जरूरी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, लिखिए कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू a पर, तो इट इंप्लाइज कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x इज इक्वल टू a। अब उसी लड़के ने या फिर उसी लड़के से किसी ने पूछा, बताइए कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, आप सोच समझ के बताना, इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं, बताइए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर किसी पॉइंट पे, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स 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 फॉल्स। चलिए, सभी कमेंट पे फॉल्स बोल रहे, तो आपकी बात सही होगी, तो लिख लो यहाँ पे बट नॉट द कन्वर्स। मैं आपको समझाता हूँ ना, बट नॉट द कन्वर्स, ठीक है, एग्जैक्टली इट इज फॉल्स। देखो यार, अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा।
हमने कितने सारे एग्जाम्पल देख ले, देखो इधर हर कोई ये वाला ग्राफ देख लो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस और नो, यस बिल्कुल, LHL RHL बराबर है, बट फंक्शन कंटिन्यूस है, नो। क्यों? क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी जो फंक्शनल वैल्यू है वो बराबर नहीं है लिमिट के, यहाँ पे गड्ढा आ गया, गड्ढा। ठीक है, सो लिमिट एग्जिस्ट करना जो है इट डजंट इंप्लाई कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा एक और स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, अब आप मेरे को बताइएगा, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। दिमाग लगाना, रटना मत यार, देखो यार बच्चे रट लेते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है, सिर्फ दिमाग लगाइए, आपको देखिए कितना इजीली सब कुछ समझ में आएगा। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए implies function is well defined at x is equal to a, है ना, बताना ट्रू और फॉल्स, फंक्शन इज वेल डिफाइंड at x is equal to a, ट्रू और फॉल्स? इज ट्रू, True. ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, सब कह रहे हैं, क्योंकि यार देखो कंटिन्यूस है फंक्शन, तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली फंक्शनल का वैल्यू डिफाइंड भी होगा और लिमिट के बराबर भी होगा। हालांकि अभी लिमिट के बराबर की बात नहीं करिए, सिर्फ डिफाइंड की बात करिए, हाँ तो फंक्शन डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इट इज ट्रू। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा क्या, बताइए? अगर फंक्शन ए पर वेल डिफाइंड है तो क्या हम कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए? देखो ये वाला ग्राफ ले लो ना, यहां पर बताइए ए पर क्या फंक्शन वेल डिफाइंड है, यस और नो? यस इट इज वेल डिफाइंड, ए पर ये वेल डिफाइंड है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग फॉल्स, सो आई विल एग्री विथ यू एंड यू आर राइट। तो ए पर देखिए फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है, यहाँ पे गड्ढा नहीं है, यहाँ पे गड्ढा भरा हुआ है, बट उसके बावजूद भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि डिफाइंड होना इनफ नहीं होता, डिफाइन होने के साथ साथ लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे बट नॉट द कन्वर्स, देखिए बट नॉट द कन्वर्स। ठीक है, आप चाहो तो ये ग्राफ बना लो, बट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सारे ग्राफ आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे। और यहाँ पर ऐसा ग्राफ आप बना के रख लीजिए कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू ए पर, बट उसके बाद भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चलेगा? थर्ड पॉइंट पे आ जाए, लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ साथ आप लोग, अपना फुल नेम लिख लेना प्लीज एवरीवन, है ना, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, अभी मैम आ रहे अटेंडेंस के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन। चलिए तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। हमें ना कंटिन्यूटी की बात तब करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी की बात हम तब करते हैं जब एक्स के अगल बगल ग्राफ हो। ठीक है, एक्स पर ग्राफ हो या ना हो, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर डिसकंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है तो एक्स के अड़ोसी और पड़ोसियों में ग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ एकदम ए के लेफ्ट हैंड साइड भी हवा है, ए के राइट हैंड साइड भी हवा है, और ए पर क्या है वो भी अपने को नहीं पता है, या ए पर मतलब कुछ भी है बट ए के अड़ोस पड़ोस में हवा नहीं होनी चाहिए, ग्राफ अगल बगल में होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तभी अपन डिसकंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे। अच्छा, ए पर ग्राफ हो या ना हो, एग्जैक्ट ए पर ग्राफ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए के अगल बगल में होना चाहिए, एटलीस्ट एक साइड तो होना चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी कि किसी ने आपको ये दे दिया हो कि एक तरफ का ग्राफ दे दिया, तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, तो भी आप बोल सकते हो एक तरफा लिमिट से, वन साइडेड लिमिट से आप काम चला सकते हो कि भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक तरफा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो इट इज कंटिन्यूस। ए के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी गलती थोड़ी भाई, ए के लेफ्ट हैंड साइड में हवा है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी, ग्राफ ही ऐसा है, क्या करे। बट अपन इस चीज में ऐसे कर सकते, एक तरफ का ग्राफ होना चाहिए, इसको अपन वन साइडेड कंटिन्यूटी कहते हैं, जैसे अपन उसको वन साइडेड लिमिट कहते थे ना। खैर मेरा पॉइंट अभी वन साइडेड कंटिन्यूटी पे नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगल बगल में ग्राफ होना चाहिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लिख लेंगे इसको अपन अंग्रेजी में, वी टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूटी, वी टॉक अबाउट discontinuity at x is equal to a only when the function
only when the function has a graph in the immediate neighborhood, in the immediate, मतलब ये वो वाला स्पेशल केस है कि भाई अगल बगल अगर ग्राफ ही ना हो तो अपन बात ही नहीं करेंगे फिर डिसकंटिन्यूटी की। इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a and not necessarily at x is equal to a। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगल बगल में ग्राफ होना चाहिए, सीधी सी बात है। ग्राफ नहीं है तो अपन डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे ही नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे इसमें भयानक कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यहाँ पे सुन लेना मेरी बात ध्यान से। हम कंटिन्यूटी की बात सिर्फ विद इन द डोमेन करते हैं। वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ओनली विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब जैसे कि अगर मैं आपके सामने y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना दूं? किसी को पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एनीवन इन दिस क्लास जो मुझे बता सकता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक। ओके, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा अमर, ये भी बता दो। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको मैंने पहले समझाया होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा होता है तो आपको याद होगा अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही ग्राफ है। ठीक है, हालांकि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में ये वाला पोर्शन नहीं आता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नेगेटिव थोड़ी होता है ना, तो अपने को सिर्फ इतना ही बना के बताते थे। बट यहाँ पे मैथ्स में तो भाई एक्स और वाई एक्सेस कैन बी नेगेटिव। खैर, मुद्दे की बात, काम की बात। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x इट इज कंटिन्यूस, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सुनना, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, इसमें आप फंस सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 1/x इज इट कंटिन्यूस और नॉट। तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसका डोमेन क्या है। मतलब डोमेन लिख के रख लेते हैं ना, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो 0 तो इसकी डोमेन में नहीं है ना, 0 इसकी डोमेन में नहीं है, तो 0 पॉइंट को अपने को इंक्लूड नहीं करना है। हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये कंटिन्यूस है, अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। मानता हूं मैं कि 0 पॉइंट पर ये ग्राफ टूट रहा है, 0 पॉइंट पे ये ग्राफ टूट रहा है, बट 0 पॉइंट उसकी डोमेन में ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ भाई इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो आप क्या बोलोगे? ट्रू है। अपने अपने डोमेन में तो हर ग्राफ कंटिन्यूस होता है, ये हर ग्राफ के लिए ट्रू है। tan x के लिए भी अगर आपको कोई बोलता है, tan x का ग्राफ आता है ना आपको, ऐसा ग्राफ हुआ करता था, तो ये देखो बार बार टूटता है, लेकिन अपने डोमेन में तो कंटिन्यूस है। जहां पर टूट रहा है वो वाला पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो आप बोलोगे कि हाँ इट इज ट्रू, बिकॉज 0 में डिसकंटिन्यूस है माना मैंने, बट 0 तो डोमेन में ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है ना, बस आपको यस बोलना है कि कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, यस। अगर आपसे कोई बोलता है कि सुनो, अगर आपसे कोई बोलता है कि इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, फिर वो गलत है, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि हाँ अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है, तो अपन बोल देंगे। मतलब इस बात को थोड़ा सा एक बार लिखते हो, फिर दोबारा और समझेंगे। देखिए, वी टॉक ऑफ कंटिन्यूटी, वी टॉक ऑफ कंटिन्यूटी ओनली विद इन द डोमेन। ठीक है, मतलब औकात में रह के बात किया जाएगा, विद इन द डोमेन, डोमेन के अंदर रह के अपन बात करेंगे।
किसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो है ना जी, काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन होगा कि इसको ट्रू बोले या फॉल्स बोले। बट इसने क्वेश्चन देने वाले ने अपने से साफ साफ नहीं कहा ना कि डोमेन में बात कर रहे हैं या नहीं, तो उसकी गलती। हम तो हमेशा डोमेन के हिसाब से ही सोचेंगे, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई डोमेन में ही सोचना है। अपनी अपनी डोमेन में तो हर कोई कंटिन्यूस होता है, वही वाली बात है कि अपने घर में हर कोई शेर होता है, तो वो अपनी डोमेन के हिसाब से तो ये कंटिन्यूस होगा, ट्रू है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, y इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर कोई ऐसा बोल देता है तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल रियल नंबर पर तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूस नहीं है। अब आप मेरे पीछे पड़ गए हो कि भाई सारे रियल नंबर पे बता दो कि कंटिन्यूस है या नहीं, तो सारे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस नहीं है ना, जीरो पर ये डिसकंटिन्यूस है। हालांकि जीरो डोमेन में नहीं है तो अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे थे उसको। ठीक है, तो इन जनरल वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इन डोमेन। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट डोमेन में है, कोई पॉइंट डोमेन में है और डोमेन में होने के बावजूद भी उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, y इज इक्वल टू, रुको लेट मी थिंक, ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ x की बात करता हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? अपनी डोमेन में। अब मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, मैंने डायरेक्ट ही पूछा कि इज इट कंटिन्यूस और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल, हम डोमेन में सोचेंगे, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन में भी ये डिसकंटिन्यूस है। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है? सारे इंटीजर्स पॉइंट पे, देखो सारे इंटीजर्स वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। देखो ये 1 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, ये सारे पॉइंट उसके डोमेन में है और डोमेन के पॉइंट पर ही वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। हालांकि ऊपर वाला फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा था लेकिन वो उसके डोमेन में नहीं था, तो इसलिए अपन ने बोला कि उस पॉइंट को अपन काउंट ही नहीं करेंगे भाई, हमारे औकात के बाहर है। ये लेकिन औकात के अंदर है, तो आप बोलोगे कि इट इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन, उसकी डोमेन में ये डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि y इज इक्वल टू, ऐसा ले लो, y इज इक्वल टू tan x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, बताइए ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने आपसे आधी अधूरी बात कही, मैंने आपसे बात छुपाने की कोशिश करी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि सर डोमेन में पूछना चाह रहे होंगे, तो डोमेन में tan x तो कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि tan x कहाँ पर टूटता है, देखते हैं, tan x का ग्राफ देखते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना tan x का, ठीक है। tan x टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, लेकिन किन पॉइंट्स पे टूट रहा है? उन पॉइंट्स पे टूट रहा है जो उसकी डोमेन में ही नहीं है, जैसे π/2, 3π/2, -π/2, ये सारे पॉइंट उसके डोमेन में ही नहीं है। अब डोमेन में नहीं है तो वहां तो टूटेगा ही टूटेगा। तो y इज इक्वल टू tan x, लेकिन अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में तो ये कम से कम कंटिन्यूस है, खुद की डोमेन में तो ये कम से कम कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है,
तो y is equal to tan x is a continuous function in its domain, of course in its domain। कुछ नहीं बोला तो आपको डोमेन में ही सोचना है। तो आप देखोगे ग्राफ को, ग्राफ तो टूट रहा है, फिर हमने देखा कि अच्छा ये जहां पे टूट रहा है वो पॉइंट तो उसकी डोमेन में ही नहीं है, तो बचे हुए पॉइंट्स में तो कंटिन्यूस है। ठीक है, थोड़ा सा सुन के अजीब लगता है पॉइंट, है ना, लेकिन आप इसका एक मतलब समझिए। अगर आपसे कोई ऐसा बोल देता है इन इट्स डोमेन, ये ट्रू है ना, इसको ट्रू भी लिख देना। अगर आपसे कोई यही चीज ऐसा बोल देता है कि y इज इक्वल टू tan of x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये फॉल्स हो गया। क्योंकि अब आपने मेरे से खुल्लम खुल्ला पूछ लिया कि दुनिया के सारे x के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, मैंने आपसे पूरा पूछ लिया कि सारे x की बात कर रहे हैं, तो हाँ भाई अब तो भाई ये वाले जितने भी पॉइंट्स है इन पर ये डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि आपने मेरे से साफ साफ पूछा है कि सारे रियल में बात करूं। पहले आपने मेरे से सिर्फ बोला था कि इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो मैं समझ गया कि डोमेन में बात हो रही है। अभी डोमेन के बाहर बात जा चुकी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5 मैं आपको है ना हिंदी में समझा देता हूँ, सुनना मेरी बात। जो पॉइंट फंक्शन होते हैं, क्या आपको पता है पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? डॉट, जस्ट अ डॉट, वो उनको अपन कंसिडर करते हैं कंटिन्यूस। देखिए पॉइंट फंक्शंस, अब ये थोड़ा सा एक क्या हुआ था ना कि जब कोई मैथमेटिशियंस डिस्कवरी कर रहे होंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में मैथमेटिकल रिसर्च कर रहे होंगे, तो किसी ने तो बोला होगा उनको। क्या होता है ना कि एक ज्ञानी जरूर होता है हमारे ग्रुप में, उसने आके बोल दिया होगा कि बताओ भाई ये जो एक फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर सिर्फ एक डॉट है, इसको क्या बोलोगे आप? कंटिन्यूस बोलोगे या डिसकंटिन्यूस बोलोगे? और क्या किस हक से आप इसको डिसकंटिन्यूस बोलोगे? तो इन्होंने बोला कि चलो इसको अपन है ना कंटिन्यूस कंसिडर कर लेंगे, डॉट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन को अपन कंटिन्यूस कंसिडर कर लेंगे, भले इसके अगल बगल के ग्राफ नहीं है, अगल और बगल में ग्राफ नहीं है, हालांकि मैंने पॉइंट नंबर 3 में बोला था कि होना चाहिए, बट पॉइंट फंक्शन के लिए एक तरीके से ये एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे अपन इसको, बस बोलेंगे कंसिडरेशन है। अपने बड़े बुजुर्गों ने बोला है कंटिन्यूस है तो हमने मान लिया, ठीक है यार, कौन सा इसी पर सारा पेपर बनने वाला है मैथमेटिक्स का, लेकिन ये अगर इंक्लूड हो गया तो उसको आप कंटिन्यूस इंक्लूड कंसिडर करेंगे। पॉइंट फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन, एज, इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा अभी, कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर कोई आगे देखेगा प्लीज, मतलब लिखते भी जाइए लेकिन देखते भी जाना। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, पॉइंट फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस। अब ये वाला फंक्शन देखो यार, इसका डोमेन क्या है, कोई मुझे बताएगा ओरली? x बिलोंगिंग टू एलिमेंटल 1, सोच कर देखो, अरे सोच कर देखो ना। अब 1 से बड़ा रखा, अगर अपन ने 1 से बड़ा नंबर रखा तो ये दुखी हो जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, ये वाला अंडर रूट दुखी हो जाएगा। 1 से छोटा नंबर रखा तो ये वाला अंडर रूट दुखी हो जाएगा। अब दोनों को खुश करना है तो सिर्फ 1 ही रख पाएंगे अपन। 1 रखोगे तो ये भी खुश, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 चलेगा, इसके अंदर भी 0 आ जाएगा, वो भी चलेगा, बट दोनों को अपन 1 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते। तो डोमेन आ जाएगा x बिलोंगिंग टू एलिमेंटल सेट 1। नाउ इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो अब एक ही पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट 1। जब आप वो पॉइंट 1 डालोगे इनपुट में, जब आप वो पॉइंट 1 डालोगे इनपुट में, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? डाल के देखो ना 1 या 1 डालो, 0 0, तो 0 ही मिलेगा। एफ ऑफ 1 कितना है? 0। तो ये 1 डालने पर, x की जगह 1 डालने पर आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है? 0 के बराबर मिल रहा है। चलेगा क्या? चलिए, वेरी नाइस। तो ये अब डॉट फंक्शन आ गया, दिस इज अ डॉट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को अपन क्या कर लेते हैं? कंटिन्यूस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मेरे से बोलोगे कि सर लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, राइट साइड में ग्राफ नहीं है तो राइट साइड की लिमिट भी नहीं है। तो यहाँ पर अपन ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको सिखाया था। अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम लोग लिमिट की चर्चा ही नहीं करेंगे, हमको बात ही नहीं करना है, भाड़ में जाओ भाई, ग्राफ ही नहीं है तो कहाँ से बात कर ले, पागल है क्या? जब आपने ग्राफ ही नहीं दिया तो हमसे किस हक से पूछ रहे हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हम बोलेंगे कि वी विल नॉट टॉक अबाउट लिमिट, हम लोग बात ही नहीं करेंगे लिमिट की। तो ये काफी मतलब लड़ाइयाँ हुई थी प्राचीन काल में, तो उन्होंने बोला कि चलो यार हटाओ इसको, कंसिडर मान लो यार, क्या तुम भी कंटिन्यूस मान लो।
खत्म करो बात, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यूस कंसिडर करेंगे। आगे देखते हैं, इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन मे बी, उल्टा लिख दिया मैंने, इनवर्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस लिख देना ना, इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो कभी कभार आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारे कवर करके बता दिए। एंड वंस वी आर डन विद दिस, आपका चैप्टर जो है वो खत्म, लिटरली खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। ये चालू होगा और आप बोलोगे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ, अब देखो यार, मैं तो इसका ग्राफ काफी फास्ट बना लूंगा। द रियल क्वेश्चन इज कि आप बना पाओगे या नहीं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, काफी इजी। क्या आपको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है? पूरा पैराबोला अपन पढ़ के बैठे, तो ये तो अपने लिए बड़ा आसान है। प्लस वन कर दिया मतलब ये वाला ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको एक यूनिट ऊपर खिसकाना है, और एक यूनिट ऊपर खिसकाने के बाद भी आपको सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा लेना है। तो जीरो पे आएगा हॉलो सर्कल, और पॉजिटिव हिस्सा सिर्फ इतना बनेगा। चेक करो, पूरा ग्राफ तो ऐसा बनता, बट मैंने सिर्फ उसका एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लिया है। और जीरो पे हॉलो क्यों आ रहा है? क्यों भाई? क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पर फंक्शन जो है वो जीरो है, तो जीरो डालेंगे जब अपन इनपुट, तो यहां पर डॉट आएगा, ठीक है। लिखो यहां तक, और नीचे वाला ग्राफ भी बना लेते हैं। वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, इसको एक यूनिट नीचे पहुंचाना है अपने को। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो बस वही एक यूनिट नीचे पहुंचाना है और एक्स लेस देन 0 वाला हिस्सा लेना है। तो यहां पर भी हॉलो आएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसका इनवर्स आप बना सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट इनवर्स इनवर्स बनाना बड़ा आसान है। वाई इज इक्वल टू एक्स बना लो और उसमें रिफ्लेक्शन ले लो, तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर आएगा ऐसे, और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर आएगा ऐसे। तो मैं बना रहा हूँ, तमीज से बना रहा हूँ, डोंट वरी। यस, सो लेट अस ड्रॉ द इनवर्स ऑफ दिस ग्राफ। तो इसका इनवर्स ना ऐसा बन जाएगा, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, ये बन गया इनवर्स। बस मैं आपको छोड़ दूंगा, ये वाले लास्ट पॉइंट है। और बीच वाला जो डॉट है उसका इसका रिफ्लेक्शन तो आप ले ही नहीं पाओगे ना, वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है, चलेगा। ओके, नाइस, वेरी नाइस। नाउ पहला वाला ग्राफ बताइए, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? इट इज डिसकंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हम अंधे नहीं, हमको नजर आ रहा है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, अरे रुको तो। ये है वन और ये है माइनस वन। डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस वन है। चेक कर पा रहे हो ना? अरे जीरो से जस्ट पहले आपका आंसर यहां पर आएगा विच इज माइनस वन, और जीरो के जस्ट बाद आपका आंसर यहां पर आएगा दैट इज प्लस वन। तो राइट हैंड लिमिट इज प्लस वन, और फंक्शनल वैल्यू इज जीरो। तो राइट हैंड लिमिट, पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डी एन ई, और फंक्शनल वैल्यू क्या है? जीरो,
ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, खत्म। यहाँ पर अपन बात करेंगे अगर, तो ये तो पॉइंट फंक्शन जैसी सिचुएशन आ गई। क्यों? क्योंकि जीरो के डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो था ये, लेकिन ये जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अगर आप देखोगे तो इसके अगल बगल में ग्राफ ही नहीं है तो अपन लिमिट की बात ही नहीं कर सकते, और ये डॉट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो पॉइंट फंक्शन जैसी सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूस बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंटिन्यूस, है ना। थोड़ा सा अजीब केस होता है पॉइंट फंक्शन का, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको ये पॉइंट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन की सिचुएशन नजर आए तो उसको आप कंटिन्यूस कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस होता है नहीं होता वाली बात नहीं, आपको कंसीडर करना है। ठीक है ना, बिकॉज ये मैथमेटिकल एम्बिग्यूटीज के पार्ट है। तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा ही हुई, बोला कि चलो यार हटाओ मान लो, तो आप भी मान लेना। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, सॉरी फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, लेकिन उसका इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस आ गया। अगर आपको असर्शन रीजन में कोई दे देता है ना कि फंक्शन है लेकिन उसका इनवर्स जो है उसके बारे में कुछ दे दिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो उसका इनवर्स भी डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा करके कोई आपको रीजन दे देता है तो वो गलत होता है। ठीक है, फंक्शन का इनवर्स कंटिन्यूस हो सकता है बावजूद इसके कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अपना काफी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, बट अभी मेजर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बड़ा आसान है, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिना रटे आप अच्छे से सक्सेसफुली पूरा पढ़ लेंगे। सो कल अपन जो है डिस्कशन फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे। कल आपका मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा फिर से। सो मॉड्यूल विल बी डिस्कसिंग 30 to 60 एंड दिस विल बी इट। एंड अगर अपने पास टाइम बचता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली क्योंकि आप लोगों के डाउट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट अगर कम डाउट्स रहे तो ऑफकोर्स अपन सिंगेज भी डिस्कस कर लेंगे कल, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। मैं मानता हूँ सिंगेज के शुरुआत के 10 से 15 क्वेश्चन जो हो गए ना, आपने देखा होगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग इरिटेटिंग है क्योंकि उसमें वही GIF वगैरह ज़्यादा आता है। अच्छा सुनो मेरी बात बच्चों, लिमिट चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आगे जाकर आप कैलकुलस में हर चैप्टर को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे। देखो बहुत सारे बच्चों ने ITF में बहुत मेहनत करी है, फंक्शन में बहुत मेहनत करी है, ऑलमोस्ट सभी ने। ठीक है, हो सकता है कि हर किसी ने मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया हो, बट मेरे को पता है जितने भी बच्चे जिन्होंने मुझे सबमिट करा है मैंने चेक किया है, आई नो मेजोरिटी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल एंड RD शर्मा। तो इसका भी अपन कंटिन्यूटी का भी RD शर्मा करेंगे, बट परसों से, आज से नहीं। आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज कोई नुकसान थोड़ी है, सिंगेज खत्म हो गया तो कर लो। पहले सिंगेज पूरा फिनिश करेंगे एक एक चैप्टर, और फिर सिंगेज का राउंड नंबर 2 सेकेंड राउंड लगाएंगे आप, दूसरा चक्कर, और मतलब वही क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चंस आपको पहली बार में परेशान कर रहे थे उसको है ना एकदम साफ साफ उस पर सर्कल कर दिया करो। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो 23 सर्कल कर दो, 25 पे अगर दिक्कत तो उसको सर्कल कर दो, दोबारा सॉल्व करो। नए सेट ऑफ बुक चालू करने की दिक्कत नहीं, उसी को आप दोबारा सॉल्व करें। मैं बता रहा हूँ क्या होता है ना, आपकी ब्रेन मेमोरी होती है, मसल मेमोरी होती है ना। जैसे कि मैंने जब, मैं आपको थोड़ा अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मिनट बात करूंगा बस। जैसे कि हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसमें एक मसल मेमोरी लगती है, मसल्स को यूज टू हो जाए। जैसे साइकिल चलाना हो तो उसमें आपकी पैरों की मसल्स यूज टू हो जाएगी कि हाँ अब इस तरह से अपने को ऊपर नीचे रोटेट करना है पैरों को। समझ में आ रहा है? क्रिकेट खेलना है तो आपको इस तरह से हाथ का मूवमेंट करना है ना। गिटार सीखना है तो आपकी फिंगर्स अकस्टम्ड हो जाएगी कि हाँ भाई इतना ही आपको मूवमेंट रखना है। तो ये सब होती मसल मेमोरी, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे मसल उतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगी कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत बता देगा कि इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है। तो वो वाली मेमोरी आपकी दोबारा सेकंड राउंड करने से आएगी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये चीज लैक कर जाते हैं कि क्वेश्चन में सेकंड राउंड में नहीं पहुंचते, एक बार में करके छोड़ देते हैं। आप जरूर उसका सेकंड राउंड लगाइए। आपको अगर फर्स्ट राउंड में 60 मिनट्स लगा होगा तो मैं गारंटी देता हूँ सेकंड राउंड में आपको 20 मिनट्स लगेगा, या फिर उससे भी कम लगेगा, कम टाइम लगता है। देखना ही है बस, आपको पूरा सॉल्व भी मत करो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सेंगेज का पूरा राउंड कंप्लीट करें आप 1 से 76, बहुत मदद मिलेगी, मजा भी आएगा। चलिए, आई होप समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थोड़े लास्ट के 2 पॉइंट जो है वो अटपटे से है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, है ना। एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि पॉइंट फंक्शन है तो कंसिडर करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।